तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, NH3, N2H4 के लिए परमाणुीय ऊर्जा का मान x तथा y किलोजूल प्रति मोल क्रमशः है। परमाणुीय ऊर्जा क्या होती है बच्चों? किसी भी अणु के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सबको मुक्त अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो हम ऊर्जा देते हैं उसको क्या कहा जाता है? परमाणुीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास पहला क्या है? NH3, यानी ये जो हमारा NH3 है बच्चों, इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? किसके अंदर कन्वर्ट करना है? परमाणुओं के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी एक तो मिलेगा मेरे को N गैस और क्या मिलेगा मेरे को? 3 हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के होने के लिए जो ऊर्जा का मान है वो कितना है बच्चों? x किलोजूल प्रति मोल है। यानी डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? x हो जाएगी। आगे बोल रहा है N2H4 के लिए परमाणुीय ऊर्जा का मान y है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? N2H4 की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा कन्वर्ट होगा बच्चों? 2 तो मिलेगा मेरे को यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु और 4 क्या मिलेंगे मेरे को? हाइड्रोजन का परमाणु। इसके लिए जो वो डेल्टा H की वैल्यू बोल रहा है वो कितनी बोल रहा है हमें? y बोल रहा है। आगे बोल रहा है तो क्रमशः N, N यानी N की क्या करनी है हमको बच्चों? बंद ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो N मुझे कहां मिलेगा? देखो N2H4 के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पूरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए बच्चों डेल्टा H की वैल्यू यानी कि कितनी हो गई हमारे पास? y हो गई। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? देखो बच्चों, y तो हमारी रिएक्शन की हो गई, बराबर बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब यहां से y इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट में क्या है? तो N2H4 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यानी एक तो मेरी बॉन्ड एनर्जी होगी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन की, तो बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन प्लस 4 हमारे पास क्या होगी बेटा? NH की बॉन्ड एनर्जी होगी, यानी 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू, अब बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन ये तो हमें ज्ञात ही करनी है बच्चों, तो बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो अगर आप वहां पे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 NH बंद को तोड़ने के लिए हमें टोटल x अमाउंट की एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये जो पहली वाली इक्वेशन है बच्चों, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, इसके लिए हमें x किलोजूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉन्ड एनर्जी अगर मैं NH बॉन्ड की देखता हूं तो क्या ये मुझे x/3 रिक्वायरमेंट होगी? यानी एक NH बंद को तोड़ने के लिए जो हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी बच्चों? x/3। तो यहाँ टोटल बॉन्ड है 4, तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू x/3 लिख सकता हूँ। तो यहां से अगर मैं बॉन्ड एनर्जी N सिंगल बॉन्डेड N की देखता हूं, देन इट इज y माइनस 4/3 x हमारे पास आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करना है, उसने हमें एटोमाइजेशन इसमें इंक्लूड करके दिया है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी बंध वियोजन एंथैल्पी वो हमें दे रहा है गैसीय A2, AB तथा B2 के लिए। यानी हमारे पास A2 है, AB है और B2 है, तो उनकी बंध वियोजन एंथैल्पी का अनुपात क्या है? तो 1:1:1/2 है। यानी अगर मैं लिखूं तो A2:AB:B2 के लिए बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो अनुपात है वो है 1:1:2। ये तो लिखा मैंने अनुपात। आगे क्या कह रहा है? यदि AB के लिए फॉर्मेशन ऊर्जा का मान -100 किलोजूल प्रति मोल है, यानी कि बच्चों AB के बनने के दौरान जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है वो कितना है? 100 किलोजूल है।
यानी कि अच्छा ए बी बनेगा किससे बच्चों, ए बी बनेगा A2 और B2 से, यानी मैं क्या रिएक्शन लिख सकता हूं A2 प्लस B2 और क्या बन रहा है बच्चों AB। तो संतुलित करने के लिए मैं यहाँ हाफ लिख दूं और यहाँ भी हाफ लिख दूं, और इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -100 किलो जूल प्रति मोल। याद करो जब भी हम लोग फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं, जिस चीज का उत्पाद बन रहा होता है उसका कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, -100 हो गया किलो जूल प्रति मोल। अब आगे बात करते हैं बच्चों, तो आगे क्या बोल रहा है, A2 तथा B2 के लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, मैं लॉजिक लगा देता हूँ किसका, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का लॉजिक, बॉन्ड एनर्जी का लॉजिक लगाता हूँ। तो ये जो हमारी डेल्टा H रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारी हो जाएगी। अब यहां से डेल्टा HR की वैल्यू कितनी है बच्चों, -100 है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, तो देखो हाफ तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया गया है। अब यहां मैं लिख देता हूं बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 लिख दिया मैंने। ठीक है, दोनों तरफ से हाफ क्या किया बच्चों, मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस। अब प्रोडक्ट की बारी आती है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि AB हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये मैंने क्या लिख दिया बच्चों, डेल्टा HR बॉन्ड एनर्जी की टर्म में मेंशन कर दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा बच्चों -100 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको तो मान लेता हूं मैं x, इसको भी मान लेता हूं मैं x, और ये हो जाएगा मेरा x/2, है ना, अनुपात है ना। तो इसी तरीके से हमने इसको क्या किया हुआ है, एज्यूम कर लिया। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो मेरा बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 कितना हो जाएगा मेरा, x/2 हो जाएगा, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB कितना है, ये भी हमारा x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में डालते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों -100 1/2 2x प्लस x यानी 3x/2 माइनस x हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है x के लिए। इसको मैं हटा देता हूं। A2 तथा B2 के लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा -100 दैट इज इक्वल टू 3x/4। ये हो गया बच्चों 3x/4 माइनस का x। तो ये हो जाएगा हमारे पास -100 दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 4x/4 यानी -x बराबर माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 400 किलो जूल पर मोल। यानी कि A2 के लिए बंद वियोजन एंथैल्पी का मान कितना हो जाएगा, 400। बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 इज इक्वल टू 400 किलो जूल पर मोल। वहीं अगर मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी किसके लिए, B2 के लिए, तो ये क्या होगा बच्चों, x/2 होगा, यानी कितना हो जाएगा 200 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात दिया था तो x से एजम्पशन लिया और हीट ऑफ रिएक्शन जो दी थी उससे बॉन्ड एनर्जी का लॉजिक लगा के कैलकुलेशन करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, SF बंद की बंद ऊर्जा ज्ञात कीजिए। SF6 अणु में हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड प्रेजेंट है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर जो SF बॉन्ड है उस बॉन्ड की हमें क्या करनी है बच्चों, एनर्जी ज्ञात करनी है, बॉन्ड एनर्जी ज्ञात करनी है। और दिया हुआ क्या क्या है, जो SF6 की फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो है -1100, सब्लिमेशन एंथैल्पी है 275 और FF बंद की जो बंद ऊर्जा है वो हमारे पास 80 दे रखी है। अब SF की हमें क्या करनी है, बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों ये क्वेश्चन, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन फॉर्मेशन कर लेता हूं। सल्फर, अच्छा देखो मुझे बनाना क्या है, SF6 की फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है ना, तो मैं सबसे पहले SF6 की फॉर्मेशन रिएक्शन लिख लेता हूं। अब SF6 की फॉर्मेशन रिएक्शन जब मैं लिखने जाऊंगा तो वहां पे मैंने देखा यार दो प्रकार के तत्व हैं, एक तो है सल्फर और दूसरा है हमारे पास फ्लोरीन। जो सल्फर है उसकी प्योर फॉर्म क्या होती है, ठोस अवस्था होती है,
तो सल्फर मैंने ठोस अवस्था में ले लिया बच्चों, और 3 मेले ले लिए फ्लोरीन गैस के, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, SF6 गैसीय अवस्था में मिल जाएगा। ये क्या हो गई, हमारी फॉर्मेशन रिएक्शन हो जाएगी किसके लिए बच्चों, इस SF6 के लिए। और इस रिएक्शन के लिए जो उसने मुझे डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है वो है -1100 किलोजूल पर मोल। क्लियर है यहां तक पॉइंट। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बच्चों, डेल्टा H फॉर्मेशन बोल लो चाहे रिएक्शन बोल लो, एक ही बात है इसके लिए। तो दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये मैंने यहां पे लिख लिया। अब डेल्टा HR को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, देखो डेल्टा HR दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या क्या होगा, एक तो बॉन्ड एनर्जी होगा सल्फर के मध्य। देखो यहाँ सल्फर चूंकि ठोस अवस्था में है, यानी कि सल्फर के परमाणुओं के मध्य भी तो कुछ ना कुछ बंद होगा। जनरली वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो पहले मैंने क्या लिख दिया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर प्लस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन गैस, ये तो हो गया क्या हमारा बच्चों रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 टाइम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF अणु हमारा हो जाएगा। बस अभी इसको सॉल्व भी करना है बच्चों, वैल्यूज पुट करते हुए। डेल्टा HR है तो डेल्टा HR कितना हो जाएगा बच्चों, उसकी वैल्यू तो माइनस की 1100 हमारे पास आ गई है। दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर। तो अब बच्चों वो डेल्टा S सब्लिमेशन हमें दे रहा है, यानी कि सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया, हमारा ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प में। अब सोचो अगर कोई चीज ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो रही है, इसका क्या मतलब है कि उसके परमाणुओं के मध्य जितने भी बंध हैं वो सारे क्या हो चुके हैं, विखंडित हो चुके हैं। यानी कि ये एक प्रकार से हमारी क्या हो गई, बॉन्ड एनर्जी हो गई सल्फर सल्फर परमाणुओं के मध्य। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 275 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF बॉन्ड, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 को, तो 3 इंटू 80, ये तो किसके लिए हो गया बच्चों, रिएक्टेंट के लिए हो गया, माइनस प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान दो तो 6 SF बॉन्ड है, तो मैं एक SF बॉन्ड को मान लेता हूं बच्चों X, तो टोटल कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको 6X की रिक्वायरमेंट होगी। आगे ना पॉइंट समझ में भाई, SF6 के अंदर, SF6 में भाई किस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सल्फर और फ्लोरीन टोटल कितने होंगे, यहाँ पे 6 होंगे बच्चों। तो मैं एक SF बंद को अगर X बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पे टोटल 6 SF बंद है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6X हमारा ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1100, दैट इज इक्वल टू 275 प्लस 8 3 जा 240 माइनस 6X। 6X को इधर उठा के ले आता हूं, तो 6X इज इक्वल टू, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 7 और 4 11 का 1 2 2 4 515 प्लस 1100, तो 6X इज इक्वल टू 5161 यानी 1615 किलो जूल प्रति मोल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, ये हो जाएगा 1615 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक है, 13 14 15 16, 6 6 जा 36 और 41 है तो 5 हो गया, 6 5 30 6 8 जा 56, यानी कि 268 के लमसम आएगा राउंड अप करके ना। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 268 किलो जूल पर मोल।
यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी होगी हमारी SF बॉन्ड के लिए वो हो जाएगी हमारी 268 किलो जूल पर मोल। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों पॉइंट? अच्छा सवाल था। सब्लिमेशन का इस्तेमाल, कंसेप्ट का इस्तेमाल हमने कैसे किया वो हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है अगला। हो सकता है हमारे कंसेप्ट थोड़े से हिल जाएं। कंसेप्ट हिलने का मतलब है कंसेप्ट हमारे बहुत सारे लगने वाले हैं। कंसेप्ट तो कभी हिलते नहीं है। कंसेप्ट जो होते हैं दैट आर द ट्रू फ्रेंड्स फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग। क्लियर? तो कंसेप्ट हमारे जहन में है, बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है वो देखो, लिक्विड मिथेनॉल के बनने की ऊष्मा क्या करनी है बच्चों, हमें ज्ञात करनी है। लिक्विड मिथेनॉल हमारा बन रहा है। अब वो दे क्या कह रहा है बच्चों हमारे को, डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिक्विड मिथेनॉल के लिए 38 दिया हुआ है। ये हमें सबसे लास्ट में यूज करना होगा। बाकी डेल्टा HF की वैल्यूज दे रखी हैं और एवरेज बॉन्ड एनर्जी उसने हमें दी हुई है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं बच्चों, फॉर्मेशन इक्वेशन लिख लेता हूं CH3OH की। तो देखिए कार्बन जो है हमारा वो कौन सी फॉर्म में होता है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में होता है। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा गैसीय अवस्था में होगा और हाइड्रोजन की भी हमें आवश्यकता होगी गैसीय अवस्था में। और ये क्या बना लेगा, मेरा CH3OH फॉर्मेशन कर लेगा गैसीय अवस्था में। अब मैं गैसीय अवस्था क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं बॉन्ड एनर्जीज का इस्तेमाल करूंगा बच्चों। और बॉन्ड एनर्जीज का इस्तेमाल हम कौन सी फॉर्म में करते हैं, गैसीय अवस्था में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो बैलेंस कर ली जाए सबसे पहले तो यहाँ तो 3 और 1 4, 2 तो हाइड्रोजन और आधे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और 1 कार्बन की होगी। तो ये हमारी फॉर्मेशन इक्वेशन हो गई किसके लिए, CH3OH गैस के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, CH3OH गैस यानी इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा और बाद में मैं इसमें वेपोराइजेशन वाला कंसेप्ट लगाकर इसको लिक्विड में कन्वर्ट जब होगा ना ये, तो वहां पे कितना ऊर्जा का चेंज होगा वो और इसमें ऐड करूंगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखो कार्बन गैस है, मैं बॉन्ड एनर्जी का लॉजिक लगाऊंगा। डेल्टा HR इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में किस किस की बॉन्ड एनर्जी आएगी बच्चों, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस हाफ टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल प्लस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये पूरा तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा रिएक्टेंट के लिए हो गया। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बॉन्ड एनर्जीज की बात करूं तो प्रोडक्ट में देखो बच्चों बहुत सारी बॉन्ड एनर्जीज आने वाली है। क्यों आने वाली है, CH3OH का स्ट्रक्चर देखते हैं जरा हम लोग। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बट फिर भी मैं अपने मन की शांति के लिए इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो 3 तो क्या होंगे बच्चों, C सिंगल बॉन्डेड H होंगे, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्डेड H प्लस एक क्या होगा बच्चों, C सिंगल बॉन्डेड O होगा, यानी प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्डेड O प्लस एक क्या होगा, OH के लिए होगा प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट, O सिंगल बॉन्डेड H। तो ये 3 प्रकार के बंध हमारे चल रहे थे प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट में भी 3 प्रकार के थे, लेकिन वो अलग अलग के लिए थे, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। जैसे याद करो भैया SF6 के अंदर हमने बेटा वो देखा था ना सब्लिमेशन वाला कंसेप्ट, वैसे यहाँ पे कार्बन का भी तो सब्लिमेशन वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना वो गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं। तो डेल्टा HR की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सॉलिड, यानी कि कार्बन सॉलिड को जब मैं तोड़ूंगा तो कार्बन परमाणु बनेगा, तो वो कितना है 715। ये हो जाएगा बच्चों 715 प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन परमाणु बनाने के लिए कितनी है बच्चों 249, यानी 1/2 इंटू 249 हो गया, प्लस हाइड्रोजन बनाने के लिए कितनी है बच्चों, ये रही देखो 218, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 218 हो जाएगा हमारे पास।
तो ये पूरा तो क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट के लिए हो गया, माइनस अभी प्रोडक्ट के लिए भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्डेड एच, ये रहा देखो, सी सिंगल बॉन्डेड एच की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 415, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 गुणा 415 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्डेड ओ 356, यानी ये हो गया हमारा 356 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ सिंगल बॉन्डेड एच, ये कितना हमारे पास 463, तो ये हो गया हमारे पास 463 बच्चों। ठीक है, ये मैंने बॉन्ड एनर्जी का लॉजिक यहां तक इस्तेमाल कर लिया है। अभी आगे सॉल्व करते हैं। डेल्टा एच आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 715 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 124.5 प्लस 218 गुणा 2 यानी 8 2 जा 16 का 6 बचा 1, 2 1 जा 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 436 माइनस, इधर सॉल्व करते हैं तो 5 3 या 15 का 5 बचा 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 4 3 जा 12 यानी 1245 हो जाएगा प्लस 356 हो जाएगा प्लस 463 हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? तो यहां तक हमने अभी सॉल्व कर लिया है। अभी डेल्टा एच आर की वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो ये जाएगा बच्चों 6 4 10, 10 और 5 15 का 5, और ये डेसिमल वाला 5 तो चल ही रहा है, तो 15 का 5 बचा 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 2 5 6 और 1 7, ये हो जाएगा 4 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 12, है 12 होता है ना, हाँ 12, ये हो जाएगा 1275.5 माइनस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में हो जाएगा बच्चों 6 3 9, 4 14 का 4 बचा 1, ये हो जाएगा बच्चों 6 5 11, 1 12, 12 और 4 16 का 6 बचा 1, 4 4 8 9 10 का 0 बचा 1 यानी 2064। इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं तो हमें फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2064 माइनस 1275.5, 10 में से 5 गया 5, इधर आएगा 8, ठीक है, इधर एक चला गया तो इधर भी आएगा 8, इधर आएगा 8 में से 2 गया, सॉरी 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 0, क्रॉस चेक कर लेते, 5 10 का 0, 8 9 11 12 13 और 1 14 का 4, 8 दिन 16 का 6, 7 8 9 10 का 0, 1 1 2, 788.5 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 788.5, और साइन क्या होगा, नेगेटिव का होगा। ठीक है, अभी बाकी चीजें हटा देता हूं जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, तो इन सब चीजों की मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, इनको हटा देता हूं ताकि मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा। तो बच्चों यहाँ पे यहां तक हमारा आंसर किस चीज का आया है, तो आप नोट करिए हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन आ चुकी है CH3OH के लिए। क्लियर है? अब एक स्टेप और करना है बच्चों हमें, ये जो CH3OH है ना, इसको गैसीय अवस्था से कन्वर्ट करना है CH3OH लिक्विड के अंदर। आ रही बात समझ में? अब उन्होंने वेपोराइजेशन की वैल्यू दे रखी है 38, यानी जब मैं लिक्विड से गैस कन्वर्जन करूंगा तो मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा 38 किलो जूल, तो उल्टा करूंगा तो कितना होगा बोलो, माइनस का 38 होगा। नाउ ओवरऑल जो डेल्टा एच होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आर यानी माइनस 788.5, और ये माइनस 38 इसमें मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि देखो पहले यहां से यहां तक कन्वर्जन हुआ तो ऊर्जा का चेंज कितना आ रहा है, माइनस 788, फिर उसके आगे की ये स्टेप है तो इसमें कितना आ रहा है, माइनस 38। तो अगर मैं स्टार्टिंग यहां से यहां तक देखूं तो पूरी इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जोड़ना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को, तो डेल्टा एच भी क्या होगा बच्चों, जुड़ जाएगा। तो 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 9 10 11 12 का 2 बचा 1, 7 और 1 8, माइनस का 826.5 क्या हो जाएगी, हमारी डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी किलो जूल प्रति मोल के अंदर। क्लियर है बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है, लिक्विड मिथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात कीजिए। जो हमारा मिथेनॉल है बच्चों, मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है।
तो CH3OH लिक्विड की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें ज्ञात करनी है और कुछ इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो इंफॉर्मेशन एक बार हम रीड करके ट्राई करते हैं कि यार इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन CH3OH लिक्विड के लिए दिया है 38 किलो जूल प्रति मोल। तो ये हमारा लास्ट में लॉजिक लगेगा। कैसे, अभी हम समझेंगे, उससे पहले बाकी देखते हैं। हाइड्रोजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन, कार्बन परमाणु की हीट ऑफ फॉर्मेशन और ऑक्सीजन परमाणु की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दी हुई है और एवरेज बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक इक्वेशन बनाता हूं जिसकी मदद से मैं ये सारी चीजें कैलकुलेट करने वाला हूं। तो वो इक्वेशन हमारी क्या हो सकती है, जरा हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यहां पर कार्बन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है और हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में, इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है ना, तो इसलिए मैं गैसीय अवस्था में ले रहा हूं। और यहां क्या हो गया बच्चों, CH3OH गैस फॉर्मेशन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं, परमाणु की कितनी आवश्यकता है। तो देखो, प्रोडक्ट में कार्बन का एक परमाणु है, रिएक्टेंट में भी एक परमाणु है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ठीक है, और इधर टोटल 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, तो मैंने इधर 4 से गुणा कर दिया। क्लियर। अब पहले मैं क्या करता हूं, यहां तक की हीट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH लिक्विड हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको डेल्टा HR ही लिख देता हूं, इसको अभी यहां से हटा देता हूं, लास्ट में इसको कंसिडर कर लेंगे। तो डेल्टा HR की वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के अंदर बच्चों एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन परमाणु बन रहा है और 4 हाइड्रोजन परमाणु बन रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु कितना बन रहा है, 1, और कार्बन परमाणु के बनने की ऊर्जा क्या है, 715। तो ये मैंने पुट कर दिया 715 कार्बन के लिए। ऑक्सीजन की वहीं अगर मैं बात करता हूं तो ये 249 हो जाएगा, दिस इज व्हाट 249, प्लस हाइड्रोजन के लिए बेटा 4 से गुणा करेंगे और ये रहा हाइड्रोजन यानी 218, यानी 4 गुणा 218। ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों, पूरा रिएक्टेंट का गेम हो गया। अब प्रोडक्ट के गेम की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या है बच्चों, CH3OH है। अब CH3OH का स्ट्रक्चर ज्ञात कीजिए, कैसा होता है बच्चों। ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये होता है हमारा CH3OH। यानी यहाँ पे 3 तो क्या है बच्चों, कार्बन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन है, तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन। तो कार्बन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन कितना है, 415। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 415, प्लस एक क्या है बच्चों, C सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और इसका कितना है 356। तो ये मैंने प्लस कर दिया 356, प्लस एक क्या है बच्चों, O सिंगल बॉन्डेड H है यानी 463। तो ये हो जाएगा हमारा 463। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, डेल्टा HR ले लिया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लिया। चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं। वैल्यूज तो हमने पुट कर ली, सॉल्व करके देखते हैं क्या फाइनल आंसर आएगा। तो इधर की इंफॉर्मेशन मैं हटा देता हूं जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, इनकी अब मुझे आगे कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी इसको। तो ये जाएगा बच्चों 715 प्लस 249 प्लस 4 8 जा 32 बचा 3, 4 1 जा 4, 5 6 7, 4 2 जा 8,
यानी कितना हो जाएगा ये 9 5 14 और 2 16 का 6 बचा 1, 7 3 10, 11 12 13 का 3 बचा 1, 8 2 10, 10 और 8 18, यानी 1836 तो किधर हो गया हमारा, ये वाली साइड हो गया 1836। अभी प्रोडक्ट वाली साइड देखते हैं जरा कितना आएगा। 5 3 या 15 का 5 बचा 1, 3 1 जा 3 और एक 4, 4 3 जा 12, 1245, 356, 463, तो 6 3 9 और 5 14 का 4 बचा 1, 6 4 10, 5 15, 1 16 का 6 बचा 1, 4 3 7 8 9 10 का 0, 2064, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, -2064 आ जाएगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 2064 में से 1836 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो ये हो गया 8 बच्चों, 3 4 5 यानी 2, 10 में से 8 गया 2, यानी 228, माइनस का आएगा ना बच्चों, 228 यूनिट वही चलेगी जिसमें हमने बाकी सब लिए हुए हैं। तो ये आ गया बच्चों हमारा क्या, -228 किलो जूल पर मोल, यानी कि इस चेंज के लिए -228 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर मेरे को इसके लिए थोड़ा ना ज्ञात करना है, मेरे को तो इसके लिए ज्ञात करना है CH3OH लिक्विड के लिए। तो गैस से लिक्विड वाली कन्वर्जन वाली चीज मेरे को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अब उसके लिए बच्चों उसने हमें क्या दे रखा है, डेल्टा H वेपराइजेशन दे रखा है। डेल्टा H वेपराइजेशन कितना है, CH3OH लिक्विड हमें दे रखा है और उसकी वैल्यू है बच्चों 38, यानी कि ये वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया, जब लिक्विड से वाष्प में परिवर्तन हो रहा है तो कितनी ऊर्जा इस्तेमाल होगी, 38 किलो जूल की ऊर्जा कंज्यूम होगी। अब इसका उल्टा कर दोगे तो 38 किलो जूल की ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों, निकल जाएगी। तो वो भी क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो डेल्टा HF ऑफ CH3OH लिक्विड के लिए कितना हो जाएगा, माइनस का 228 और माइनस का 38, यानी 8 2 16 का 6 और 3 3 6 2, यानी माइनस का 266 किलो जूल पर मोल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लॉजिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन किए, अभी हम लोग बच्चों अनुनाद ऊर्जा समझने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो ऊर्जा है हमारी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों इसको, रेजोनेंस एनर्जी, और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनुनाद ऊर्जा। ठीक है, अब अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, तो इससे पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि अनुनादी संरचनाएं क्या होती है। तो देखो बहुत से बच्चे अनुनादी संरचनाएं ऑलरेडी जानते होंगे, जिनको नहीं याद है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में आता है। देखो कई बार क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए हमें उसकी एक से अधिक संरचना बनानी होती है। उन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं। जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन की बच्चों हम 2 अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। एक तो कौन सी है जरा देखो, ये वाली हमारी पहली अनुनादी संरचना हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी दूसरी अनुनादी संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, 2 अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं बेंजीन की, और फिर इसकी एक संकर स्ट्रक्चर भी बनता है जिसको हम लोग कैसे बना लेते हैं, ये इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो जो अनुनादी संरचनाएं होती है ना, इनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, बराबर होती है। जबकि जो हमारा संकर संरचना होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। यानी एक तरीके से अगर मैं ऊर्जा का ग्राफ बनाऊं बच्चों, मान लीजिए y एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, ऊर्जा ले ली है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो अनुनादी संरचना है बच्चों उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये क्या है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और ये क्या है प्यारे बच्चों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या है ये, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखो इन दोनों की ऊर्जा तो क्या होगी बच्चों, लगभग बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि इन दोनों की क्या होगी, ऊर्जा होगी। और इसकी ऊर्जा कहां पर है बच्चों, मान लीजिए यहां पर है।
तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो रेजोनेंस एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि अनुनादी संरचना और संकर संरचना के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एग्जांपल के तौर पे ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अनुनादी संरचनाओं तथा संकर संरचना के मध्य, अनुनादी संरचनाओं तथा संकर संरचना के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है, उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा आपस में लगभग बराबर होती है। अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा आपस में लगभग बराबर होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, संकर संरचना की ऊर्जा अनुनादी संरचनाओं से कम होती है। संकर संरचना की ऊर्जा अनुनादी संरचनाओं से कम होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, संकर संरचना सबसे अधिक स्थायी संरचना होती है। संकर संरचना सबसे अधिक स्थायी संरचना होती है। ठीक है, सबसे अधिक क्या होती है बच्चों, स्थायी संरचना होती है। यानी ये जो संरचना है ना, ये क्या होगी बच्चों, सबसे ज्यादा स्थायी संरचना होती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है। अब बात करते हैं कि भाई रेजोनेंस एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो है हमारा डेल्टा एच एफ। ठीक है, ऑब्जर्व्ड, डेल्टा एच एफ ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच एफ थ्योरेटिकल। और आप थ्योरेटिकल का मतलब क्या समझ सकते हो, कैलकुलेटेड। यानी कि बच्चों रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करना है। क्या है पहली इंपॉर्टेंट बात, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऑब्जर्व्ड वाली कौन सी होगी, जो वो आपको क्वेश्चन में देगा। भाई ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। यहां पे मैं ऑब्जर्व की जगह पे और क्या लिख सकता हूं बच्चों, एक्सपेरिमेंटल भी लिख सकता हूं। ये वो चीजें होती है जो मैं हम लोग एक्सपेरिमेंट से काउंट करते हैं। और थ्योरेटिकल मतलब जो हमने कैलकुलेशन करके लेके आए हैं, डेटा जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन करी, और कैलकुलेशन से जो हमारा डेल्टा एच एफ आया वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब डेल्टा एच एफ किसी के लिए कैसे कैलकुलेट करना है वो सारा लॉजिक आप सब जानते ही हैं। मास्टरमाइंड आप हो ही चुके हैं इस चीज के अंदर, है ना, एकदम एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। अब तो उल्टा मैं सवाल पूछूं तो तुम लोग मुझे समझा सकते हो, इतना ज्यादा आ चुका है तुम्हें, है ना। तो भाई यहाँ पे कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल हम पुट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व वो हमें क्वेश्चन के अंदर देगा। और क्या है बच्चों, यहां जब कैलकुलेशन होगी तो क्या मिल जाएगा, हमें रेजोनेंस एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर द पॉइंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बच्चों, यहां पर जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है ना। तो ये है हमारी बेसिकली क्या, रेजोनेंस एनर्जी। आइए बच्चों एक क्वेश्चन की मदद से हम रेजोनेंस एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। देखिए, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों रेजोनेंस एनर्जी N2O के लिए। डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन एंथैल्पी हमें दे रखी है, उसने कितनी है बच्चों 82 किलोजूल पर मोल, और रेजोनेंस एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली जो एनर्जी बच्चों उसने हमें दी है ना, वो कौन सी है, ऑब्जर्व्ड वाली होगी या फिर जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू होगी। अब थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं N2O के बनने की इक्वेशन लिख लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को देखो यहाँ पे सारी बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है, तो मैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का लॉजिक लगाऊंगा तो डेल्टा HF की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं क्या होगी भाई इक्वेशन, N2 प्लस O2, ये क्या देगा हमें N2O दे देगा। क्लियर है। अब बैलेंस करने के लिए यहां मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से जो हीट का चेंज आएगा बच्चों इस रिएक्शन के लिए वो क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी N2O के लिए। अब मैं यहां से डेल्टा H रिएक्शन जो निकालूंगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ N2O भी होगा। और कौन सा लॉजिक लगा रहा हूं मैं, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट लगाने जा रहा हूं यहां से। क्लियर। अब बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट में क्या क्या है जरा देख लीजिए। एक तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है बच्चों 846, तो ये तो हो गया हमारा 846 प्लस हाफ। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की कितनी है 598, ये हो जाएगा हमारा 598, ये तो हो गया हमारा पूरा रिएक्टेंट। माइनस अगर मैं N2O की बात करूं बच्चों, तो N2O की संरचना किस तरीके से होगी, तो देखो यहाँ पे जो N2O होगा वो बेसिकली किस तरीके से आएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, यहां हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इस तरीके से क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आएगा N डबल बॉन्डेड O। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बेसिकली याद होना चाहिए। तो एक तो आपके पास N डबल बॉन्डेड N है, तो N डबल बॉन्डेड N कितना है 418 हो जाएगा, और दूसरा है हमारे पास N डबल बॉन्डेड O, तो N डबल बॉन्डेड O कितना है 607 हो जाएगा, ये हो गया 607। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 846 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 9 जा 18 माइनस 7 दूनी 14 15 का 5 बचा 1 और 1 2 6 4 10 1025 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 9 और 6 15 का 5 बचा 1 9 10 14 का 4 बचा 1 8 2 10 11 145 माइनस 1025 हो जाएगा। सो डेल्टा HR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बाई 25 35 45 यानी कि 120 हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज व्हाट डेल्टा HF, ये हो जाएगी हमारे पास 120 किलो जूल पर मोल। तो ये हम क्या करा बेटा कैलकुलेट करके लेके आए। अब ऑब्जर्व वाली हमें दे रखी है, तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो भाई, अभी बताया मैंने, याद करो फटाफट। रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है बच्चों डेल्टा HF ऑब्जर्व्ड, क्या होता है डेल्टा HF ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा HF कैलकुलेटेड। क्लियर द पॉइंट। नाउ रेजोनेंस एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा HF ऑब्जर्व्ड। अब ऑब्जर्व कितनी है बच्चों 82 हमें दी हुई है, मैंने बताया ना ऑब्जर्व वाली या एक्सपेरिमेंटल वाली तो वो हमेशा हमें देगा, क्योंकि भाई हम तो कैलकुलेट करेंगे ना। तो ये 82 हो गई, और वो कितनी हो गई बच्चों माइनस की 120, यानी कि माइनस का 38 किलो जूल प्रति मोल क्या होगी बच्चों हमारी रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। तो आया कुछ समझ में, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो इस तरीके से हम उसमें क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमें इसने बोला है कि रेजोनेंस एनर्जी ज्ञात करनी है C6H6। C6H6 क्या होता है हमारा, बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी ज्ञात करनी है। और जो डेल्टा HF दिया हुआ है उसने C6H6 का वो है -358.5 किलो जूल प्रति मोल। तो ये बच्चों कौन सी डेल्टा HF होगी, ऑब्वियस सी बात है ये हमारी ऑब्जर्व्ड डेल्टा HF होगी। अब उसने फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम हमें कितना दे रखा है बच्चों, 716.8। बॉन्ड एनर्जीज हमें रेस्पेक्टिवली दे रखी है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन लिख लेता हूं, फॉर्मेशन रिएक्शन जो होगी। तो देखो यहाँ पे कार्बन हमारा हो गया, दिस इज व्हाट कार्बन, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों, H2 हो जाएगा, C+H2, ठीक है। और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, C6H6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, 6, और टोटल कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 6। तो अल्टीमेटली इक्वेशन बनेगी बच्चों 6 कार्बन प्लस 3H2 गिव्स C6H6। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे मैं बॉन्ड एनर्जीज का लॉजिक लगाने जा रहा हूं, और बॉन्ड एनर्जीज के लॉजिक से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा HF कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, बेंजीन के लिए। तो डेल्टा HR जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी इस पर्टिकुलर के लिए, जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होगा C6H6 के लिए, तो वहां मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूं, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा आप लोगों को, कई बच्चों के माइंड में आता है कि सर आपने तो बोला था कि यार फॉर्मेशन इक्वेशन होगी तो यहाँ सॉलिड आना चाहिए, प्योर एलिमेंटल फॉर्म होना चाहिए। तो बच्चों देखो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉन्ड एनर्जी का लॉजिक लगा रहा हूं, और बॉन्ड एनर्जी के लॉजिक में क्या होता है, सारी चीजें गैसियस फॉर्म में ही होती हैं। जो अभी हमने मिथेनॉल वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने गैसियस फॉर्म ही ली थी। तो ध्यान रखो अगर आप फॉर्मेशन वगैरह का कंसेप्ट लगाते हो तो वहां पे प्योर एलिमेंटल फॉर्म्स आप लो, उससे हमारा C6H6 बनाओगे, दैट्स गुड। बट जब हम बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट लगा रहे हैं तो सारी चीजें कैसी फॉर्म में होती हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, गैसियस फॉर्म में हमें वहां पे जनरली देखने को मिलती हैं अगर हम लोग बना रहे होते हैं इक्वेशन तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा HR बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, कार्बन गैस, हाइड्रोजन गैस, बेंजीन भी गैसियस फॉर्म में होगा। अब बात कर लेते हैं आगे भाई। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, कार्बन के परमाणुकरण की ऊर्जा कितनी है बच्चों, तो ये 716.8। तो इसको 6 से गुणा करके मैं ले लूंगा, 6 गुणा 716.8। हाइड्रोजन यानी H सिंगल बॉन्डेड H की बात करें तो 437, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 × 437, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, पूरा का पूरा रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट में बच्चों सबसे पहले तो C6H6 की संरचना याद कीजिए आप लोग। तो C6H6 की संरचना कुछ ऐसी होती है, देखो ये हो गया हमारा C6H6 की संरचना, और जितने भी हमारे बच्चों कार्बन होंगे ना उन सब पे क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये मैंने क्या किया, सब पे हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे बच्चों 6 तो होंगे C सिंगल बॉन्डेड H, 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएंगे, C सिंगल बॉन्डेड H। तो यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ C सिंगल बॉन्डेड H को। तो C सिंगल बॉन्डेड H की कितनी दे रखी है, 490। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 490 C सिंगल बॉन्डेड H की। जबकि यहाँ पे देखो एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, 3 क्या होंगे, C डबल बॉन्डेड C होंगे। तो 3 में ले लेता हूं क्या, 3 क्या ले लिया मैंने, C डबल बॉन्डेड C। तो C डबल बॉन्डेड C की ऊर्जा कितनी है बच्चों, 620। तो ये हो जाएगा हमारा 620 प्लस 3 क्या होंगे हमारे पास, C सिंगल बॉन्डेड H। तो C सिंगल बॉन्डेड C, तो C सिंगल बॉन्डेड C की कितनी है, 340। तो ये मैंने 3 ले लिया क्या, C सिंगल बॉन्डेड C यानी कि 340। बोलो क्लियर है। तो ये मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लिया है, बस अभी मुझे इसको कैलकुलेशन ही करनी है, और कैलकुलेशन करते ही आंसर आ जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे सर कैलकुलेशन ही तो इसकी बहुत भारी है। तो बेटा देखो कोई भी चीज केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हलवा ये एकदम तुम्हें देखते ही मिल जाएगा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। मैथ से ज्यादा कैलकुलेशन तो हमारे केमिस्ट्री में आती है ना। चलो कैलकुलेशन करते हैं भाई। तुम्हारी कैलकुलेशन तो एकदम कंप्यूटर
जैसी होगी, बट मेरी क्या है इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, तो मैं आराम से करूंगा, ठीक है ना भाई। 8 6 कितना हो जाएगा 48 बचा 4, 6 6 36 और 4 40 का 0 बचा 4, 6 1 6 और 4 10 का 0 बचा 1, 7 6 42 और एक 43, तो 4300.8। उधर दूसरा 3 इंटू 437 करते हैं, 7 3 21 बचा 2, 3 3 9, 10 11 का 1 बचा 1, 4 3 12 और एक 13, तो ये जाएगा बच्चों 8 1 1 6 4 और एक 5, 5 6 1 1.8 आ चुका है। कितना आ चुका है भाई 5 6 1 1.8। ये तो हो गया हमारा रिएक्टेंट वाली साइड। अभी प्रोडक्ट वाली साइड भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये जाएगा बच्चा 0 6 9 जा कितना होता है भाई 54, 5 6 4 जा 24 और 5 29, आगे है 3 इंटू 620 0, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, अगला है भाई 3 इंटू 340 तो 0, 4 3 12 का 2, 3 3 9 और एक 10, ये हो जाएगा 0, 6 4 10 और 2 12 का 2 बचा 1, 9 दूनी 18 का 8, 2 3 4 5, 5 8 20, कितना आ जाएगा बच्चों 5 8 20, ठीक है। अभी आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो भाई ये हो जाएगा 5820 होता है ना, 5620 होता, 720 820 यानी 200, और इधर हमने क्या किया भाई 9 कम कर दिया है ना, यानी कि 29.8 है ना। आगे क्या देखना 8 2 या चलो भाई इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, 5611.8 है, 0 आ रहा है 2, इधर 9 10 में से 8 गया तो बचा 2, 9 में से 1 गया बचा 8, 0 2, 208.2 है ना, 208.2 क्या हो जाएगी हमारी डेल्टा एच आर की वैल्यू हो जाएगी। नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी भाई, ये नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि वहां बड़ी वैल्यू कैसी है हमारी नेगेटिव है। चलो भाई यहां तक हमने कैलकुलेशंस कर ली है। ये हमारी क्या आ चुकी है प्यारे बच्चों, कौन सी वैल्यू आ चुकी है भाई, कैलकुलेटेड वाली वैल्यू आ चुकी है। दिस इज व्हाट कैलकुलेटेड वैल्यू ना, ये क्या होगी बच्चों कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। अभी बात करते हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें दे रखी है, तो डेल्टा एच, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच एफ कैलकुलेटेड। क्लियर, तो डेल्टा एच एफ ऑब्जर्व्ड कितना है -358.5 और कैलकुलेटेड कितना है -208.2, यानी ये हो गया प्लस, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 5 0, यानी कि माइनस का 50.3 किलो जूल प्रति मोल हमारी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 1800212179। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।